बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखा ना, मॉर्निंग शो होस्ट कर करके गुड मॉर्निंग मुंह से निकलने लगा था। वेलकम टू रमज़ान एट होम। कहाँ आपसे मुलाकात होती थी सुबह 10 से 12 बजे और अब रमज़ानुल मुबारक में रात को 10 से 12 बजे। टाइम वही है, AM PM का फ़र्क आ गया है। लेकिन खैर, ये गुफ्तगू हम किसी और दिन करेंगे। आज हम बात करेंगे झूठ बोलने की। झूठ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान है इस दुनिया में जिसको पसंद है। हाँ, कुछ लोगों को झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे झूठ बोलते हैं कि जैसे इंसान एक्चुअली सोचता है कि इससे ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं है। और जब बाद में रियलिटी मुंह पे आती है तो ऑब्वियसली इंसान बहुत अपसेट भी होता है और ऑफेंड भी हो जाता है। लेकिन झूठ एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, स्पेशली आजकल की दुनिया में, आजकल की सोसाइटी में। छोटी से छोटी बात पे झूठ बोल दिया जाता है, छोटी से छोटी बात पे गलत बयानी लोग कर देते हैं। घर पे कोई आया, आपसे व्हाट्सएप पे गुफ्तगू चल रही है और पूछ रहे हैं कि आप किधर हैं, क्या कर रहे हैं, और एकदम से ओ गेट पे आ गए। गेट पे आए, बच्चा या किसी ने, घर वाले ने दरवाज़ा खोला तो पता चला कि कोई घर पे आया मिलने के लिए। तो अगलों ने अंदर से पैगाम दे दिया कि बता दो कि अम्मी घर पे नहीं हैं या बता दो कि अब्बू कहीं बाहर गए हुए हैं। झूठ यहाँ से शुरू होते हैं, छोटे छोटे झूठ, और वो फिर बहुत बड़े बड़े भयानक झूठ भी बन जाते हैं। जैसे कि किसी ने ऑफिस से या काम से छुट्टी लेनी है तो अपने बॉस को जाके कह दिया कि जी आई एम सो सॉरी, तो बस अखबार मेरी नानी अम्मी की डेथ हो गई है। जबकि नानी अम्मी बिल्कुल ज़िंदा और हयात हैं और साल में फिर 2-3 दफ़ा उन्हीं बेचारी नानी जान को वर्बली फौत किया जाता है। ये बातें बहुत गलत हैं। जो इंसान कर रहा है वो भी गलत है, और फिर जो देख रहा है और ऑब्ज़र्व कर रहा है, स्पेशली घर के छोटे, उनके लिए भी एक बहुत बुरी चीज़ है तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए व्यूअर्स, जैसे कहते हैं एक चुप 100 सुख, उसी तरह एक सच 100 सुख। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी प्रैक्टिस टू डिसीव, कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम एक ऐसा जाल बुन देते हैं जिसकी गुंजलों में हम खुद फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़ात को अजाब करते हैं। तो फिर झूठ क्यों बोले? उस एक झूठ को छुपाने के लिए करोड़ और झूठ बोलने पड़ते हैं। अगले को पता चल जाए उसका भी दिल दुखता है, और वैसे भी एक शदीद नापसंदीदा अमल है। सो जितना ज़्यादा झूठ बोलने को अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। और अगर कोई इंसान झूठ बोलता है आपके साथ, तो उस चीज़ के बारे में इधर उधर जाके बात करने के बजाय अगले इंसान को कन्फ्रंट कर दें तरीके से, तमीज़ से, कि जी मुझे पता है कि असल में रियलिटी ये है। जैसे कि मुझे एक दफ़ा कुछ अरसा पहले किसी एक प्रोजेक्ट की पेमेंट की मैंने बात की, तो मुझे किसी ने घूम के कहा कि जी आपको पता नहीं है, वो फ़लाँ जो हैं जिन्होंने पेमेंट करनी है उनके हालात बड़े ख़राब हैं, उनके अपने घर में भूख भांगड़े हैं। मैंने कहा हाय अल्लाह, तो बस अखबार, चलो बंदा चुप हो जाता है। चुप हो गई। एक हफ्ते के बाद मैं देखती हूँ कि मियामी छुट्टी पे गए हुए हैं अपने पूरे ख़ानदान को लेके, और बाकायदा छुट्टी पे गए हुए हैं। तो मैंने सोचा दिल में कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोगों की पेमेंट्स को पे करें, लेकिन आप और आपका पूरा ख़ानदान मियामी गया है। पाकिस्तान से मियामी जाना, अमेरिका जाना कोई सस्ता काम नहीं है व्यूअर्स। आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ की बात कर रहे हैं, और अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 30-40 लाख का तो खर्चा हो ही जाना है, नाना करते करते, खाने पीने, कपड़ा लत्था, बेसिक चीज़ों का। सो द पॉइंट इज़, ना झूठ बोलें, कह दें कि जी मेरे लिए फ़लाँ चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक अजीब सा एक कहानी फैब्रिकेट करना अच्छा नहीं लगता। खैर, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, लिविंग लेजेंड है, बेहतरीन एक्टर, सिर्फ टेलीविज़न के नहीं बल्कि थिएटर, टेलीविज़न एंड फिल्म, तीनों एरियाज़ में एक बेहतरीन परफॉर्मर, अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। जितने आपने सुपरहिट थिएटर प्लेज़ पाकिस्तान में डायरेक्ट किए हैं और इंटरनेशनली भी लेके गए हैं, मेरे ख्याल से कम ही कोई लोग होंगे जिन्होंने इतना काम किया होगा। एंड देन अ ब्रिलियंट राइटर एज वेल। मैं बात कर रही हूँ अबाउट द लिविंग लेजेंड सलमान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलूट करने को दिल चाहता है आपको, बिकॉज जिस अमेजिंग लेवल के आप परफॉर्मर हैं वो तो अपनी जगह, बट द फैक्ट दैट आपने अपने काम का क्वालिटी लेवल कभी डाउन नहीं होने दिया। आप हमेशा बड़े पर्टिकुलर रहे हैं
कोशिश की है, यू नो। अच्छा, हमने शुरू किया प्रोग्राम झूठ से जी। कि झूठ एक बुरा अमल। आपको स्पेसिफिकली झूठ से बड़ी चिढ़ है भी, हाँ है। बुरा लगता है ख़ास तौर पे जिस तरह तुमने बात की है कि भाई 90% तो पैसों पे झूठ करते हैं। आधे से ज़्यादा इस पे ही होता है। लड़ाइयाँ भी पैसों पे होती हैं, प्रॉपर्टी पे होती हैं, झूठ भी सबसे ज़्यादा उस पे ही बोला जाता है। और वर्स्ट थिंग इज कि जब आपसे कोई काम होता है तो ऐसे आपके पीछे भाग रहे होते हैं कि जैसे आपसे ज्यादा अहम और अजीज पर्सन कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही उस काम का मुआवजा देने की बात होती है तो वो नहीं, तो बस आपको ब्लॉक नहीं करते, बाकी हाल आपका वही करते हैं जो किसी बंदे को ब्लॉक करने के बाद हाल किया जाए। करने के बाद एग्जैक्टली। आपके बचपन की बात करना चाहूँ। ज़रूर। बचपन की यादें रमज़ान से रिलेटेड और जनरली कैसा था बचपन? बचपन मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से था कि मैं मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ जगह रहा। दरमियान में मैं इंग्लैंड भी कुछ 2 साल 2.5 साल बचपन में ही रहा बल्कि, और वहाँ बिल्कुल एक छोटी उम्र में 9-10 साल की उम्र का बंदा जो होता है उसके लिए एक बड़ी अजीब दुनिया होती है। और जिस वक्त मैं छोटा था वो एक और ज़माना था। उस वक्त इंग्लैंड में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इतने नहीं थे, बहुत कम एशियंस थे जिनको वो एशियंस कहते हैं। इतनी ट्रैवलिंग थी क्यों? वो इसी मेरे वालिद साहब उस वक्त इंग्लैंड में काम करते थे और वो वहाँ ही फिर काम करते रहे आखिरी दम तक। तो मैं उनके पास गया। मेरी वालदा यहाँ एक मारूफ अदाकारा थी ऑलरेडी, जितनी भी महदूद उस वक्त था कि टीवी तो आया नहीं था पाकिस्तान में, अभी थिएटर ही था। तो ये था, फिर मैंने बोर्डिंग में भी 2 साल गुजारे। वाओ। और इधर स्कूल्स में भी, लाहौर में। अच्छा, बोर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और फ्री स्पिरिटेड हैं तो आप जैसी पर्सनालिटी के लिए बोर्डिंग में रहना कैसा एक्सपीरियंस था और कहाँ पे बोर्डिंग में रहे? बोर्डिंग एक स्कूल है जो अभी भी है एबटाबाद में, बर्न हॉल। ऑफ कोर्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। तो वहाँ मैं 2 साल, क्योंकि जब इंग्लैंड से वापस आया तो मेरे बाप ने कहा कि वो बर्न हॉल में। अच्छा, वो बर्न हॉल उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वो ज़रा आई गेस इंग्लैंड में रहे, इंग्लिश स्टाइल वहाँ उस ज़माने में पादरी शादरी पढ़ाते थे, वही वहाँ थे। तो वहाँ रहा। वहाँ असल में सबसे इंटरेस्टिंग हमारा रमज़ान का यही सिलसिला होता था कि मैं वहाँ जूनियर स्कूल में था। जूनियर स्कूल एंड सीनियर स्कूल। एक तो खैर बहुत ही जूनियर स्कूल है वो एबटाबाद शहर में, एक जो ज़रा से है मतलब है जिधर के 11-12 साल के फिर बच्चे और ऑनवर्ड पढ़ते हैं, हॉस्टल में भी आते हैं। हाँ, नहीं वो फिर वहाँ था ज़रा आगे हट के, मनसेरा रोड पे आगे करके। अभी भी है, लेकिन अब हर जगह इतनी गुंजान आबादी हो गई है कि आपको नज़र नहीं आती चीज़ें। मैंने ढूंढने की तलाश करने की मैं गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, मुझे मिलता ही नहीं था कि स्कूल किधर है। तो हम जब वहाँ पढ़ते थे तो खुली नहर थी, दरख्त थे, एक खुली सड़क थी और नहर बिल्कुल स्कूल के सामने से गुजरती थी। उसके परली तरफ ग्राउंड्स थी और इमारत थी जिसमें हम रहते भी थे और पढ़ते भी थे। तो वहाँ ये होता था रमज़ान के दिनों में हम ख़ास तौर पे जो जूनियर्स थे ना, उनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती थी। हैं? हाँ। अच्छा। तो हम रखते थे। तो फिर उसका तरीका होता था कि रात के वक्त अंधेरे में, ख़ास तौर में सर्दियों में, चुपके से आप जा रहे हैं और अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मतलब को इट वाज अ बिग एडवेंचर, वो कोई छोटी बात नहीं थी। और हमारा एक पादरी साहब होते थे, माइकल उनका नाम था या क्या था, वो माइकल हाउस भी था, 2 हाउसेस थे, गैब्रियल हाउस और माइकल हाउस। तो वो ये तो वो बाकायदा उनका आखिर बिल्डिंग के आखिर में वो था और वो ऊपर से देख सकते थे कि कौन निकल रहा है, क्योंकि हमें खाना शाना सहरी करने को स्कूल में तो मिलता नहीं था। तो हम दीवार टाप के, एक वहाँ का कोई गांव वाला था जो रहता था, जिसकी लड़ाई एक ज़माने में सुना था कि वो स्कूल की हदूद के अंदर था, फिर उसकी पादरियों से लड़ाई हो गई तो अब उसने स्कूल के हदूद के बाहर अपना बना लिया था, कैफेटेरिया टाइप का। अच्छा, दुकान तो टाइप। दुकान टाइप का, पता नहीं वो रहता भी वहीं था, मुझे अब ठीक तरह याद नहीं।
तो वो हम वहाँ जाते, सीनियर्स भी होते थे, पैसे कहाँ से आते थे? वो हमारा बिल बनाता था महीने का। अच्छा, फिर आप अम्मी अब्बा से हाँ हाँ, फिर वो जब आता था तो हम कहते थे जी हमारा यहाँ भी बिल है, तो हम फिर उसको पे करना होता है। उनको ठीक तरह पता नहीं था ये हरकतें क्या कर रहे हैं। तो ये कि कानून स्कूल का जो भी लॉ वो है वो कानून तोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ मुझे याद है, वहाँ बहुत मज़ा आता था। वो पराठे खाते थे वहाँ, वो दूध पत्ती चाय ख़ास बना के देता था, वो खाते थे वहाँ। अच्छा, फिर लोगों को हमेशा लगता है कि सलमान शाहिद साहब का बड़ा, जिस तरह आप मेरी जनरेशन को कहते थे ना जब यंगर होते थे कि बड़े बर्गर बच्चे हैं, तो आपकी भी एक इम्प्रेशन बर्गर बच्चे वाली थी। तो आप, आई फाइंड इट सरप्राइजिंग कि आप पराठे दूध पत्तियां ये एंजॉय करते थे। वो हमें हमारे लिए हमेशा बहुत, लगता है कि सलमान शाहिद, यू नो, व्हेन आई इमेजिन यू हैविंग खाना, आई इमेजिन छुरी कांटा, स्टेक, ठीक बेक्ड है। पोटैटो, मेरे जहन में ये आता है। बट पॉइंट इज कि हमें हॉस्टल में वहाँ सच्ची बात है इन बर्न हॉल इतना अच्छा खाना मिलता नहीं था। अच्छा, ओके। एंड वी वर स्टार्व फॉर गुड फूड। तो हम घर आते सबसे पहली चीज़ ये होती थी कि वी घर का खाना। घर का खाना ज़बरदस्त, जिधर भी जाते थे। और वो भी हमें वहाँ बहुत मज़ा आता था। ख़ास तौर पे वो हमें खोया देता था खाने को, वो उसके अंदर कोई वो चीनी शक्कर, उसके अपना जो मिठास होती है जायका, वो मुझे अभी तक याद है। सो ये हम रमज़ान में इस तरह करके रोज़े रखते थे जो रख सकते थे। कई बार हम पकड़े जाते थे या उधम कुछ मच जाता था, वो पादरी को पता लग जाता था कि लोग निकले हुए, तो हम भागते हुए किसी तरह अंदर आते थे। फिर वो आते ही सबसे पहले बेड्स चेक करते थे, तो हम उसके अंदर बड़ा militant सा scene था। तकिए से डाल, तो इसमें होता है उसमें मतलब इस तरह हमें फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी, सीनियर्स को भी। तो हमारे जो सीनियर्स भी थे वो अगर पकड़े जाएं, एबटाबाद ज़रा दूर था, 2-4 मील दूर है, जो कि बर्न हॉल मेन स्कूल है उससे। तो वहाँ अगर वो पकड़े जाते थे, कोई उस्ताद वहाँ पे है, वो तो वहीं रहते थे, एक्सपेल हो जाते थे या एक्सपेल सस्पेंड? हो जाते थे। अच्छा, वाओ। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बीइंग द सन ऑफ सच अ फिनोमिनल वुमन जी खुर्शीद शाहिद साहिबा, जी, मैं आपके उनके साथ ताल्लुक़ के बारे में भी बात करना Alright, चाहूँगी, okay. क्योंकि इतनी खूबसूरत आपकी डायनामिक और रिलेशनशिप विद योर मदर, और मैंने आपको देखा है। ठीक। I've rarely seen such a devoted son. One other person like you in this whole industry is Faisal Rahman. And it's a huge Alright. tragedy that you've lost your mothers. But जो वो ताल्लुक है और जो वो डायनामिक है, हम लोग कैसे इस किस्म का डायनामिक बना सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ? वी नीड गाइडेंस ऑन दैट। और बड़ा पेशेंस वाला काम है बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन एंड देन बीइंग इन सिंक विद योर पेरेंट्स। तो ये डिस्कशन करेंगे हम ब्रेक के बाद। वी आर इन डिस्कशन विद द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द फिनोमिनल सुपरस्टार सलमान शाहिद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सलमान शाहिद साहब सेट पे आए तो रौनक ही रौनक आ गई। जहाँ जाते हैं अपने साथ रौनक लेके आते हैं, और ब्रेक के दौरान ही रौनक लाने वाले चेहरे हमारे प्यारे प्यारे भाई हमारे साथ हैं। शहबाज फयाज कवाल बद्दू मली वाले हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं, और ऑफ कोर्स उनकी पूरी टीम, साबिर हुसैन, तफज्जुल हुसैन, इम्तियाज़ हुसैन, रियाज हुसैन, इश्तियाक हुसैन। एक तो नाम गलत कभी कभी बोल जाती हूँ, फिर मुझे ऐसे घूरी पड़ते हैं और मैं कहती हूँ भैया माफ़ कर दो, एक उम्र का भी तकाजा है। देन गुलाम हुसैन, अफजाल, तंजीम, रिजवान, अंसार, कलीम अब्बास, हसनैन, इजाज़ हुसैन एंड सामिन अली। आप सबको वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले शब्बीर हुसैन बोले सर, सबसे पहले शब्बीर हुसैन बोले। हम अपने बाबा जान को कैसे भूल सकते हैं? हमारे बाबा जान तो हमारी दिल की धड़कन है, और आपकी दुआओं से ही तो हम चल रहे हैं। और ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स कि हमारे ये जो बाबा जान है इतने प्यारे इंसान हैं, और जिस मोहब्बत और प्यार से मुलाकात करते हैं, सर पे शफकत का हाथ जब सर पे रखते हैं, इंसान बीमार हो, तकलीफ़ में हो, टेंशन में हो, कसम से बाबा जान
वो टेंशनें गायब हो जाती हैं। कभी ऑन एयर ये कहनी भी ज़रूरी थी बात। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन। और ये जो आप पूरा निज़ाम लेके चल रहे हैं ना, इसको इसी खूबसूरती से लेके चलें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बड़े ही होते हैं सलमान साहब जो हमें आगे लेके चलते हैं जी। और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। एंड योर मदर, जी, व्हाट अ वुमन, यस, व्हाट अ वुमन। यस, यस। बट एक वुमन ऑफ सब्सटेंस होने के अलावा आप एक माँ थी और आप उनकी इकलौती औलाद, इकलौते बेटे। तो वो जो 2 साल की दूरी थी जो हम बात कर रहे थे बोर्डिंग की, वो उन्होंने कैसे हैंडल की? क्योंकि आप दोनों हमेशा से बहुत क्लोज हैं हमारा और आपने अलहदा वक्त सिर्फ वो 2 साल ही गुजारा। जी हाँ, लंदन में भी साथ थे, ट्रैवलिंग में भी, सब आप लोग हर जगह साथ ही गए। साथी तकरीबन, तकरीबन। not always, but mostly, yes. Mostly. 90%, 80% of my life I spent with her. वो अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं उनको फौत हुए। लेकिन वो उसमें एक बहुत बड़ी बात ये थी कि we had the same profession. You see, when you have the same profession, तो there is a lot of common things जिनके ऊपर आप बात भी कर सकते हैं। हालांकि हम कोई एक दूसरे की परफॉर्मेंसेज या ड्रामे के बारे में कम ही गुफ्तगू करते थे। बट देखते तो थे। देखते हाँ, को बहुत खास आपके थिएटर प्लेस जो आप डायरेक्ट करते थे, वो तो उन मैं पे उनको वो लेके जाता था ना, लेके क्या खास तौर जाते थे, पे। वो खुद भी इतने खुद शौक भी से यहाँ फ्रंट पे लेके- स्माइल करती हुई हाँ, बैठती थी। हाँ, और वो अगर पहले दिन मुझे ये होता था कि पहले दिन तो अभी ये ऐसे उखड़ा ये ठीक तरह जुड़ा नहीं है, तो मैं कहता था पहली रात आपने नहीं आना, दूसरी शाम आप आएंगी, क्योंकि बट देखिए, माँ होने के साथ साथ आपकी इंडस्ट्री में सीनियर भी थी, ऑफ कोर्स तो बीइंग अ सीनियर तनकीद का सामना करना पड़ता था आपको। जी, और डांट पिटती थी? नहीं, इस तरह नहीं था कभी के वो डांटें या इस तरह हो। शुरू में भी नहीं? नहीं, वो मसला एक बार मैंने कोई चीज़ की, वो एक गलती से पहली शाम वो आ गई, उस दिन वो ड्रामा इतना मुझे खुद भी ये पता था ये अब कल के दिन ही ठीक होगा, ये आज एक किस्म की ड्रेस रिहर्सल ही थी। तो देख के तो निकली कहती भाई मेरा ख्याल है तुम इस बार कुछ ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट थे। मतलब है कि वो क्रिटिसिज्म इस तरह का होता था, मतलब बेइज्जती खराब, ये तब नहीं एक कि मोहब्बत वाला नहीं। ये नहीं कि वो को बड़ा मुझे बनाने की कर रही हैं उस्तानी की तरह मुझे कि भाई ये कामयाब हो इस काम में। उनका ही राय क्या थी आपकी इस फील्ड में आने के बारे में? क्योंकि देखिए उन्होंने तो देखा ना। हाँ, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि मैं चोजन दिस फील्ड, बिकॉज उनको पता था ये कितना मुश्किल है इसमें काम करना, ख़ास तौर पे हमारे ज़माने में। और रोजी रोटी भी तो कमानी है ना। हाँ, हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल। अब तो लोग एटलीस्ट सम पीपल डू वेरी वेल, अदर्स भी ठीक कर लेते हैं, सम मैनेज, लेकिन अब बड़ा एक वाकई एक रोजी का जरिया बन गया है। मतलब बंदा स्टार की तरह जी भी सकता है। हमारे ज़माने में ये शौक की हद तक बहुत लोग रखते थे, इसको वो प्रोफेशन है सच नहीं था। ये बहुत सारे हमारे एक्टर, मैं तो खैर नहीं, बहुत सारे हमारे एक्टर्स बैंक्स में काम करते थे, साथ साथ अदाकारी भाई अभी भी करते हैं, अभी भी करते बड़े हैं। लोग आते हैं शो पे और मुझे दुख होता है कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन किसी की बैंक की नौकरी है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं और उस जॉब को साथ लेके चल रहे हैं और वो यही कहते हैं भाई एक्टिंग तो हम शौकिया कर रहे हैं क्योंकि इससे घर नहीं चलते। क्योंकि अब ये मसला हो गया ना कि लोगों को शौक है टेलीविजन पे आने का, तो क्योंकि शौक है टेलीविजन या फिल्म में आने का तो अक्सर वो प्रोजेक्ट्स फ्री में साइन ऑन कर लेते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। ये भी है, पेट्रोल तो लगता है ना एक से दूसरी जगह जाने में। हाँ ये भी है, लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ भी है कि खैर अब मैं तो समझता हूँ कि ज़रिया माश भी बन गया, क्योंकि अब देखें ना, अगेन जब मैं कॉलेज में था तो आप एक ड्रामा थिएटर की डिपार्टमेंट बना ही नहीं सकते थे। आपके खिलाफ कई स्टूडेंट्स होते थे, वो आपके खिलाफ एक मतलब वो बन जाता था महाज। तो अब तो हर जगह है, मैं कई जगह जाके ऑफ एंड ऑन पढ़ाता भी हूँ, मुस्तकिल नहीं, बट मैं 1-2 जगह विजिटिंग फैकल्टी में हूँ। मैं जाता हूँ, मुझे साल में एक बार बुलाएं, 2 साल में एक बार बुलाएं कि जी आके आप वर्कशॉप कर दें या कुछ करें, तो मैं चला जाता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। तो अब हर जगह फैकल्टी है बाकायदा, ड्रामा थिएटर फिल्म टीवी की,
और वो पढ़ते हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी खुद भी तो थोड़ी सी मुश्किल की ना। अब मुझे पूछे कैसे? ये तो बताऊं? हाँ बताएं। आपने हमेशा बहुत डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स काम किया, जो कभी कभी लोगों को हजम भी नहीं होता था। थिएटर में आपने थिएटर में बहुत मार्जिन ली। मैंने आपके बहुत से प्लेस देखे हैं एंड आई कांट टेल यू कि मैं ऑडियंस में मतलब लिटरली मैं कुर्सी से गिर जाती थी, और बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि साथ में भी 4-5 लोग कुर्सी से गिर गए हंसते हंसते। अच्छा। योर कॉमिक टाइमिंग, जिन सब्जेक्ट्स को आप उठाते हैं, कभी उसकी वजह से आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तनकीद फेस की? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई छींक भी मार देता है तो ओए देखो कैन छींक मारी है, छींक के पीछे असल में ये कहानी थी, और एक पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। हाँ, वो सोशल उस वक्त मीडिया अखबारों में और मैगजीन्स में ये बातें ये होती होती थी, हाँ। और वो उस वक्त का सोशल मीडिया था। तो क्या आपने तनकीद फेस की? टफ टाइम लिया मिला आपको इसकी वजह से? नहीं, बल्कि हमें मुआवजा इतना नहीं मिलता था। हट के जब आप काम करते हैं, मेन स्ट्रीम नहीं करते, तो उसमें बल्कि आपको मुआवजा इतना नहीं मिलता। लेकिन ये होता है कि तनकीदी निगाह से जो लोग उस ज़माने में लिखते थे इन चीज़ों के बारे में, वो अमूमन बल्कि ज़्यादा ऐसे काम की तारीफ़ किया करते थे, चाहे मैं करूं या कोई और करे, क्योंकि हटके होता था, रोज़मर्रा नहीं होता था, तो वो एक तारीफ़ का की चीज़ बन जाता था। तो मेरा तो ख्याल है कि वो बल्कि वो नहीं होता था, लेकिन उल्टा यही जो वो मुश्किल इस हवाले से वाकई थी कि अगर आप हट के काम करेंगे, आप वो नहीं करेंगे जो कि पॉपुलर हो। देखे ना, जिस तरह मौसीकी में क्या आपने नाच गाने वाला थिएटर नहीं किया, जिस थिएटर को अब वो तो आज खैर, थिएटर हाँ, कहा जाता है, आपने हमेशा उसको अवॉइड किया है, बिल्कुल। जबकि ऑफर्स हजारों थी, बट आपके मिजाज का वो काम नहीं। वो तो है। सो अब किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और किस किस्म का काम करने को जी चाहता है? somehow एक ज़माने में इस तरह ही मैं और हम दोनों का इंटरव्यू हो रहा था, कभी खान साहब जब हम में नहीं है और मैं, दोनों हम बैठे हुए थे। अल्लाह उन्हें तो- करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। आमीन। तो वो कभी खान साहब कहते हैं कि मैं जो हूँ, वो कॉम्पेयर को बता रहे हैं जो कि वो कंडक्ट कर रहे थे इंटरव्यू, कह रहे मैं जो हूँ, मैं किरदार की तलाश और जुस्तजू में रहता हूँ, मैं जाता हूँ। तो सलमान शाहिद जो है, इसको किरदार ढूंढता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे बात उनकी मैं कर रहा हूँ उनके हवाले से, गालिबन ये किसी हवाले से बात ये है कि मैं आई जस्ट वेट, जैसे तुम तो खूबसूरत औरत हो ना, तो लाइक अ प्रिटी वुमन। मेरी बात हो रही है? हाँ जी, अ प्रिटी वुमन वेट्स फॉर अ प्रपोजल। So I behaved like a pretty woman. And you wait for a proposal. Waiting for a proposal. क्या तो जब बात आ जाती है तो मैं कहता हूँ, और अच्छी आती है। नहीं, मुझे तो अजीब सी अब आते हैं प्रपोजल, तो मैं अक्सर याद कराती हूँ कि भाई मैं एक शादीशुदा औरत हूँ जिसके माशाल्लाह बहुत से बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन थी। तो जब मैसेजेस आते हैं ना सोशल मीडिया पे, जुगन आपी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जुगन आपी आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, जुगन आपी आप मुझसे शादी करेंगे? ओह देखा मैंने, कहा ना। जुगन आपी जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बच्चों का भी आप पूछ रहे हैं, रिश्ता क्यों डाल रहे हैं? मुझे आज तक ये आपको उसको पूछना चाहिए, आपने अभी तक कितनी की हैं? कितनी शादियां, और यकीनन 4-6 तो हो चुकी होंगी। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट मोमेंट, तो कुछ प्रपोजल्स होते भी कुछ भयानक से है ना इस किस्म के। दुनिया का हर कोना तो आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी सारी दुनिया देखी है। सबसे यादगार परफॉर्मेंस किस मुल्क में रही, पाकिस्तान के अलावा? क्योंकि आपने इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया है मैंने किया काम के लिए। असल में इंटरनेशनली मुल्क से बाहर मैंने काम किया तो 1-2 इंडियन फिल्मों में किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें वही मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी। एक बार मैंने क्यूरेट किया था एक प्रोग्राम 2007 में। हमारे इंग्लैंड में दोस्ताना हो गया था, एक थिएटर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ ड्रामा प्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने लिखवाए भी 2 छोटे प्लेस, 2, और एक मैंने खुद लिखा, और वो उसकी हमने प्ले रीडिंग की थी लंदन में, सोहो वेस्ट एंड में। ना लंदन आपको छोड़ता है ना आप लंदन को छोड़ते ना हम छोड़ते हैं।
वो एक अब बन गई ना आदत बचपन से, तो वो मैंने किया था। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल ऐसे नहीं, एक आधी दफ़ा मुझे मौका मिला बाहर कोई थिएटर फेस्टिवल अटेंड करने मैं का। वही कह रही हूँ, फेस्टिवल्स वगैरह थिएटर के पॉइंट। वी डिड, एक हमने अटेंड किया था, अपना ही प्रोजेक्ट हम लेके गए थे। हमने एक वो बनाया था, एक थिएटर ग्रुप कायरो लेके गए थे। कायरो में एक होता है, हाँ, कायरो में एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता है, जिनको नहीं पता वो अभी भी वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। इसमें हमारे लोग में, हमारे मुल्क में बताते भी नहीं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बताते नहीं कि वहाँ दुनिया में कहाँ कहाँ मौक़े हैं, पता ही नहीं लगता। और कई बार इनविटेशंस वगैरह आते हैं तो वो पता ही नहीं लगने देते, क्योंकि उनको वो प्रोसेस करने और एक फिर वो मुसीबत से उनको लगती कि यार ये वैसे ही एक और चीज़ हो गई। तो वहाँ एक होता है फेस्टिवल सीफेट, कायरो इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर एक्सपेरिमेंटल थिएटर। ओह नाइस। हाँ, वो हर दूसरे साल होता है जहाँ तक मुझे पता है और याद है। तो उसमें हम गए थे। दैट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। वहाँ कोई पता नहीं 50 मुल्कों से ड्रामे आए हुए थे, तो वहाँ हम गए थे। फिर अभी 2012 में जब ओलंपिक्स हुई हैं लंदन में, तो वहाँ वी वर इनवाइटेड टू परफॉर्म इन शेक्सपियर्स ओन थिएटर, ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर। तो हम यहाँ से लेके गए थे प्ले, उर्दू में तो मैं भूल गया उसका, उर्दू में ट्रांसलेशन थी शेक्सपियर का ड्रामा टेमिंग ऑफ द श्रू को हम लेके अच्छा, गए थे। हाँ, तो वहाँ पे उसमें आपकी सहेली भी थी, नादिया जमील। हाँ, शी वाज प्लेइंग द मेन रोल, बल्कि और लोग थे। मैं उसके वालिद साहब का रोल कर रहा था। तो वो हमने किया था, तो वो भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा बल्कि ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस इस लिहाज से था। एक तो स्टेज, वो जो दैट ओकेजन बहुत बड़ा था। एक तो ओलंपिक्स हो रही थी, वो ओलंपिक्स का हिस्सा था। इट वाज कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का ब्रिटिश काउंसिल ने किया था। दे कॉल्ड इट द कल्चरल ओलंपियाड। मतलब है एक तो ओलंपिक्स है लेकिन कल्चरल। और आपको पता, फिर बात हो रही है ओलंपिक्स में, मुझे बल्कि नहीं पता था, पिछले दिनों में मैंने देखा कि आर्ट्स भी होते थे, उनके भी अवार्ड्स मिलते थे। 1940, 41, 42 जब भी था, समवेयर देयर। और अब फिर गालिबन बात हो रही है कि क्या ये आर्ट्स के भी अवार्ड्स देने चाहिए ओलंपिक्स में, और होने कंपटीशन चाहिए। करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखें, इंसान जिंदगी गुजार देता है एंटरटेन करते हुए लोगों को, और अल्टीमेटली यही तरीके होते हैं जिनसे इंसान को पजीराई मिलती है, इंसान अप्रिशिएटेड फील करता है। मोहताज तो कोई भी नहीं होता अवार्ड्स का, लेकिन अगर मिल जाए तो हौसला अफजाई हो जाती है। हाँ, वेरी नाइस, होना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अपने मुल्क से बाहर निकल के हट के भी काम किया जाए, क्योंकि हट लोग के जो कहते भी हैं आर्टिस्ट के बॉर्डर्स नहीं होते। और मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ। सिंगर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, आपके एक्टर्स हो गए, आप उनको किसी एक जगह पे लिमिट नहीं कर सकते। ये मेरी नाकिसी राय है, मुझे लगता है। खैर, आप लिमिट तो नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के अंदर खुद भी लिमिटेशंस होती हैं। हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। कई चीज़ें आप मेरे से बहुत बेहतर कर सकती हैं, कई चीज़ें मैं आपसे बहुत बेहतर कर सकता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं पे मैं नहीं एग्री सारों के बारे में ये होता है। मतलब जिस तरह कोई भी अदाकार हो, तो ये नहीं होता कि वो हर चीज़ कर सकता है। सही। इसीलिए आप कास्टिंग करते हैं, आप कहते हैं कि यार इस किरदार के लिए ये बंदा सूटेबल है। इसकी तरह इसीलिए गायकी के अंदर कोई लोग हैं जो कि ख़ास किस्म का सुर जो खींच सकते हैं, दूसरा नहीं खींच सकता। तो अगर इस तरह इकट्ठे सारे गा रहे होते हैं तो वो चूज़ किया जाता है बिल्कुल कि ये बंदा जो है ये करेगा और इस तरह गाएगा, उस और ये उधर करेगा, निचले सुरों में जो है इसने करना है। तो इसी तरह है। आखिरी सवाल, बल्कि आखिरी रिक्वेस्ट। जी, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की कोई बात हमारे साथ शेयर करेंगे, कोई पते की बात जिसको सुन के, कोई मशवरा, कोई एडवाइस, जिसको हम वर्ड्स ऑफ विजडम कहते हैं, जिसके साथ आज के हम इस गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। चलें। क्या मैं वर्ड्स ऑफ विजडम, क्योंकि वर्ड्स ऑफ विजडम बड़ी महकमों से आती हैं, मैं अदाकारी के महकमे से आपको, क्योंकि वर्ड्स ऑफ विजडम ये नहीं कि अरस्तू ने ये कहा तो अफलातून ने ये कहा, वो तो सारों की एक जनरल नॉलेज है, पता है। मैंने पिछले दिनों में, आजकल भी मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ भी मैंने ये बात की और वीडियो भी दिखाया था। वो एक
टीचर हैं बड़ी मशहूर जर्मन ड्रामे की और थिएटर की, ऊटा हेगन उनका नाम है। तो उन्होंने वो एक दो बातें बड़ी मज़ेदार की और उन्होंने ये बात की कि हम, और वो मतलब बस ज़िंदगी के लिए भी यही बात है। उसने कहा अभी हम जो हैं, हम हमेशा, और एक्टर जब वो काम कर रहा था उसके लिए भी वो ज़िंदगी की अक्कासी कर रहा है ना, कि वी आर ऑलवेज बिटवीन डेस्टिनेशंस। बिल्कुल सही। या हम किधर से आकर किधर पहुंचे होते हैं और पहुंचने के बाद अब हम किधर जा रहे होते हैं। अगली की प्लानिंग कर रहे हो। बिल्कुल। तो एक्टर के लिए भी ये समझना बड़ा ज़रूरी है और आम जिंदगी में एक इंसान के लिए भी ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये बड़ी एक ऊंची बात लगी, बहुत ही पते की अमेजिंग बात बात है। और वही कहते हैं ना, सोची पे ते बंदा गया। तो जितनी देर हम सोची पे रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, मज़ा। हमारे लिए प्लेजर तो है ही आपको प्रोग्राम पे बुलाना, बट इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि सलमान शाहिद ने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। और यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले हम बुलाना चाहेंगे अपने प्यारे भाई को, जो ऑफिशियल नात ख्वाह हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के, मोहम्मद नुमान अरशद गौरी। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कलाम पेश करें। ऐ रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है कीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन।
या रब बतुफैले रसूल सकल या बतुफैले फातह बदरो हुने या रब बतुफैले फातह बदरो हुने इसियान बरा दो हिस्सा रसा नीमे बहसन बबख्शनी में बाहुसैन मरहबा हस्तम सना खानी रसूल सद सलाम मन जिसमें पाक बर जाने रसूल ऐसा वे पे के मुश्ताक बदरगाह नबी गो सलाम दस्त बस्ता पेशे ऐवाने रसूल दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है दिल 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 जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो वो तमन्ना तुम ही तो हो आपका दिल जिससे जिंदा हम जिसमें बस रहे हैं हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है ओह दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है मेरा दिल 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 दिल जिससे दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है तेरी जुल्फ का शब कदर है तेरी जुल्फ का तेरा चेहरा बदरे मुनीर है तेरा चेहरा बदरे मुनीर है तेरे सदके जाऊं मैं या नबी तेरे सदके जाऊं मैं या नबी तू हबीब रब्बे कदीर है दिल जिससे जिंदा है तेरी दीद करने को खुद खुदा तुझे पास अपने बुला लिया तो बिठा के सामने ये कहा तो बिठा के सामने ये क्या मेरी आज अर्श पे ईद है दिल जिससे जिंदा है दिल जिससे जिंदा है तेरा हुस्न जलवाए नूर है
शक्ल सूरा नूर है, तेरी शक्ल सूरा नूर है, के जहां में कोई भी आज तक, के जहां में कोई भी आज तक तेरी मिसल है ना नजीर है। शसवरा तेरी याद में दीवा बढ़िया, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, मरहबा 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 डूबने न दे वो, जो डूबने न दे वो, सहारा तुम ही तो हो, जो डूबने न दे वो, सहारा तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिल, रूह, जिगर, जान, हर चीज़ खुश हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आई कुडंट हेल्प इट, व्यूअर्स बैठ के सुन रही थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना बेसाख्ता है वो हो जाता है एकदम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई थिंक हम सब के यही फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं सेट पे। इसीलिए तो जब भी हमारे प्यारे भाई सेट पे आते हैं, रौनकें, खुशियाँ, पॉजिटिविटी और साथ ही साथ इबादत लेके आते हैं। क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको जिंदा रखे। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हमारी लाडली ज़ैनब गोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह से। एंड ऑफ कोर्स नुमान भाई को हमने कहा जरा आप बैठें साथ, हम आपको भी बताते हैं कि जो हम सब इतने मटन और बीफ के शौकीन हैं, एक्चुअली वो अंदर जाके हमारा क्या हाल करती है। और कुकड़ी, जिससे मेरी दोस्ती कम है, लेकिन सब कहते हैं कि चिकन बहुत अच्छी है सेहत के लिए। तो आज ज़ैनब से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। आपका फूड टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि एक तरह से फूड साइंटिस्ट होने का हमें कोई तो फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ज़रूर, हैं आप? क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मुझे लगता है कि टॉपिक ना मुझे मेरी तबीयत सेट करने के लिए रखा हाँ है। जी बिल्कुल, क्योंकि- क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आजकल जो है ना हाथ साफ कर रही हैं निहारी पे, पाए पे। देखिए मेरी बात सुने, सहरी में अगर मौका मिल जाए तो हम कौन है ना करने वाले। दूसरी बात, जनरली ऑल्सो देखिए हर किसी का एक फेवरेट होता है। अब नुमान भाई, आई एम श्योर आपका भी एक किस्म का मीट फेवरेट होगा। बिल्कुल। अब कुछ लोग रेड मीट बहुत शौक से खाते हैं, कुछ वाइट मीट बहुत शौक से खाते हैं। और फनी सी बात है कि जिनको चिकन बहुत पसंद है उनको फिर बीफ मटन नहीं पसंद। ऐसे ही जिनको बीफ और मटन पसंद है वो कोई ख़ास चिकन को शौक से नहीं खाते। ऐसे ही। तो क्या सारा ये खाना ज़रूरी है, हर किस्म का मीट? बिल्कुल खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बनती है, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़ जो है वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स से।
और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनने हैं मटन से, बीफ से, चिकन से, फिश से, यानी रेड और वाइट मीट, यानी कि हमारा गोश्त भी गोश्त से ही बनता है, सिंपल सी बात जो है। बिल्कुल। और ताकत वाली चीज़ खाओगे तो खुद भी ताकत आएगी। लेकिन कितने मज़े की बात है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो चिप्स, ऐसे ही पिज्ज़ा, वो भी उसके ऊपर कितनी को पतली सी तय होती है चीज़ की और थोड़ा सा उसके ऊपर गोश्त डला हुआ होता है। एक्चुअली तो उधर से भी प्रोटीन नहीं आ रही होती, आप निरा मैदा खा रहे होते हैं। छोटे बच्चों को देखो, सारा दिन या तो रोटी पकड़ के चबाते रहेंगे, सालन में डबो लेंगे, लेकिन गोश्त नहीं खाते। आजकल बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते गोश्त, ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, कुछ भी नहीं। कहते बस चिप्स फ्राई करके दे दो। इसीलिए तो आयरन इसमें चावल दे दो। डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। अगर हम बीफ को देखें, स्पेशली जो बीफ हमारी बॉडी में जाके काम करता है वो शायद और कोई भी मीट नहीं कर सकता। आपकी बॉडी में जितना भी आयरन लेवल्स हैं, HB आपका कम हुआ है, वो जो चीज़ आपका गोश्त यानी बड़ा गोश्त जो है वो कर सकता है जिस्म में जाके, आपके वो खून को बढ़ाएगा, पैदा करने में उसकी मदद करेगा, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। आई नो इससे पहले आप बोले, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अनटिल एंड अनलेस आप सिर्फ गोश्त खा रहे हो, उसका फैट नहीं खा रहे, आप उसको ठीक तरह से चर्बी के बगैर गोश्त का क्या मजा है भाई? आपसे खाया जाता है गोश्त चर्बी के बगैर? मतलब थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है। कबाब भी बनाने हो, सीख कबाब भी बनाने हो, तो जब तक आप उसमें चर्बी नहीं डालते वो तो जुड़ते नहीं है। बस इसीलिए सीख कबाब खाना बंद कर दें। ये क्या बात हुई? चर्बी के बगैर खाए ना, ताकि हेल्थ आए, आपकी बॉडी जो है वो एक एक्टिव हो के। जब हमारी रूह ही मार दो आप। वो हमारी रूह को तरोताजा करते थे, आप आके ये बातें करके हमारी रूह को ही मार। हम बैलेंस आउट कर देते हैं ना। शक्लें देखो मेरे भाइयों की, वो कह रहे क्या कह रही हैं ये, हमारा सारा कुछ रोक देगी, खाना पीना। जिसकी भी बीवी सुन रही होगी वो कह रही होगी अच्छा, वो वैसे ही देख रहे होंगे, उनको देखने के लिए आगे से ये भी बात सुन लेंगे, उनका गोश्त रुक जाना है घर पे। चले थोड़ा बहुत खाना। अच्छा चलो हिसाब बता दो ना, कितना कितना गोश्त ओके है खाने में। अगर आप डेली बेसिस पे आपके टेस्ट सारे बिल्कुल ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, यूरिक एसिड के लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आप डेली बेसिस पे रेड मीट हो या वाइट मीट हो, दोनों ही 150 टू 250 या 300 ग्राम्स तक इजीली खा सकते हैं। आपका जो ये पाम साइज है, पाव, एक पाव, बिल्कुल, क्योंकि 4 पाव जो है वो 1 किलो बनाते हैं ना। हाँ जी। तो यानी कि 1 पाव आप खा सकते हैं एक टाइम पे, पूरे दिन में आप 1 पाव खा सकते हैं। पूरे दिन में 1 पाव गोश्त खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। अब अगर आपको इशू है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, आपके जो है वो दिल के आप मसाइल का शिकार हैं, आपको जो है वो बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आप रेड मीट को यानी मटन और बीफ दोनों को अवॉइड करेंगे। आप महीने में 2 से 3 बार ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश करें कि मत खाएं। क्योंकि हमारे आयरन की भी तो कमी हमारे मुल्क में बहुत है ना, फौलाद की। और पहले होता था कि सिर्फ ख़वातीन में होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मर्दों में, औरतों में, बच्चों में और बुजुर्गों में, यानी कि हर कैटेगरी के इंसान के अंदर अब आयरन की कमी बहुत कम आ रही है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि किस खूबसूरती से सब जस्टिफाई करते हैं, हम तो दालों से ले रहे हैं, ये नहीं पता कि हीम और नॉन हीम जो है आपके प्लांट बेस्ड, गोश्त बेस्ड, आपके आयरन बिल्कुल डिफरेंट आ रहे होते हैं, बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट है। आप दालों से सिर्फ 9 अमाइनो एसिड्स जो है वो बॉडी में ले सकते हो, जो कि एसेंशियल है, आपने बाहर से डालने हैं तो बॉडी को मिलने हैं, वरना नहीं मिलने। जब तक आप गोश्त नहीं खाओगे सारे के सारे अमाइनो एसिड्स बॉडी को नहीं मिल सकते। तो फिर वेजिटेरियन बेचारे क्या करें? वेजिटेरियन बेचारे अल्लाह से दुआ ही कर लें, फिर यही हो सकता है, या ये कर लें कि आप मतलब मेडिसिन पे चले, फिर आपको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। एक मेरी रिक्वेस्ट है, बाय द वे बहुत से लोग जो हैं वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं या प्रेस्किटेरियन बन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी खुराक से पूरी नहीं हो रही, तो फिर किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से रुजू करें। क्योंकि अक्सर लोग जब बुजुर्ग हो जाते, एक सर्टन एज पे पहुंचते, तो कहते हैं मेरे से गोश्त नहीं हजम होता। बिल्कुल। मेरी एक मतलब नानो टाइप की एज की हैं, वो इतनी प्यारी हैं, उनको मैं प्यार से अम्मा बुलाती हूँ, माँ की तरह है मेरी। मैं जब भी उनसे बात करती हूँ कहते बेटे मेरे से गोश्त खाया ही नहीं जाता। कहती हूँ आप कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जा रही हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, कुछ तो लें। कहती बेटा हजम ही नहीं होता। तो फिर होता ही है कि बंदा बिल्कुल सब्जियों और रोटी और चावल तक महदूद हो जाता है। अल्लाह पाक ने हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को इतना स्मार्ट और वाइज बनाया है कि आप उसको जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो उसमें ढलता चला जाएगा। आप उसको ज़्यादा खाने की आदत डाल दें, दिन में 6 रोटी खाने की, वो 6 रोटी खाना शुरू कर देगा। आप 1 रोटी पे ले आएंगे, वो 1 रोटी पे आ जाएगा। आप उसको गोश्त पे लेकर आओगे, वो गोश्त को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। आप उसको बिल्कुल सब्जियों पे ले जाओगे, वो बिल्कुल सब्जियों पे चला जाएगा।
पीछे कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था कि वेस्टर्न में ही एक औरत थी, वो कच्ची सब्जियां ही सारा दिन खाती थी और उसकी इस वजह से डेथ हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल कंज्यूम कर रही थी। अब आपका स्टमक है, उसने आपकी जो एब्जॉर्प्शन करानी है वो इस मुताबिक करवानी है कि आपकी बॉडी में क्या आ रहा है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी चीज़ों से पूरी होती है। हम कहते हैं दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, आपके मीट्स जो हैं, फ़िश जो है वो आपका विटामिन डी का बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन बेटा देखो, एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है, फ़िश एक तो सारा साल पाकिस्तान में फ्रेश अवेलेबल नहीं होती। फ्रोज़न फ़िश चलो इस्तेमाल कर भी लो, लेकिन बजट भी तो देखो ना। बिल्कुल। एक बारी तुसी जाके कॉड खरीद लो तो फिर पूरा महीना तुसी गोश्त नहीं खा सकते। ऐसे ही है। ये भी तो बात है ना। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो आपको ओमेगा 3, 6 एंड 9 चाहिए वो फिर आपको सप्लीमेंट से लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो आपको फिर दूसरी चीज़ों में नहीं मिलती। ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ जो मुझे एक गलती बहुत कॉमन नज़र आती है वो ये है कि हम रेड मीट को अगर फ्रेश लाएं और लाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम अगर खा लें तो हम उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब बॉडी में करा सकते नहीं, हैं। लेकिन लोग लाते हैं और महीने का स्टॉक ले आते हैं और फ्रीज़र में रख देते हैं। जब आपका मटन, बीफ, चिकन 1 हफ्ते से ज़्यादा आपके फ्रीज़र में रहता है तो वो ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो ना सिर्फ उस गोश्त को बल्कि आपके फ्रीज़र में, फ्रिज में पड़ी तमाम चीज़ों को ख़राब करता है। और जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। अब आप अगर ला रहे हो गोश्त, बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस भी देखी जाती है कि गोश्त को लाकर धोकर मसाला लगा कर रख दिया जाता है। ये प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा गलत है क्योंकि बैक्टीरिया की प्रोडक्शन जो है वो उस टाइम सबसे ज़्यादा पीक पे चली जाती है जैसे ही आपने उस पर मसाला जात लगा दिए हैं। आपने अगर लेना है, और दूसरी प्लीज़ खुदा का वास्ता अगर आप फ्रीज़र से निकाल रहे हो एक बार डिफ्रॉस्ट उसको करें। लोग क्या करते हैं, फ्रीजर से निकालते हैं, उसे डिफ्रॉस्ट करते हैं पूरा, उसमें से हिस्सा निकाल लेते हैं, फिर वापस उसी को फ्रीज कर देते हैं। फिर आपने उसको निकाला तो इतने बड़े बड़े चंक्स में ना फ्रीज करें। आपके घर में जैसे हर बंदे को पता होता है कि भाई हमारे घर में किलो इस्तेमाल होता है एक टाइम पे, बिल्कुल, तो आप किलो बना लें, 1.5 किलो बना लें। जो एक दफ़ा आपने डिफ्रॉस्ट कर दिया उसको फिर फ्रीज ना करें। यानी कि हफ्ते का गोश्त अगर आपने लेके आना है तो ज़रूर लेके आए, चाहे कसाई से ले आए, वटेवर। और अब तो इतना आसान हो गया व्यूअर्स, अब तो आप डिलीवरी भी करा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो जो एक टेंशन होती है ना कि बार बार कौन जाए कसाई के सिर पे खड़ा हो, वटेवर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका ट्रस्टेड कसाई है उससे फिर आप चीज़ें ले लिया करें हफ्ते में एक दफ़ा, बिल्कुल, रादर दैन एक दफ़ा लिया और फिर। और ये मैं स्पेशली कहूँगी कि जब बकरा ईद आती है और जब उस वक्त कुर्बानी होती है, 6-6 महीने तक लोग अपने फ्रीज़र में गोश्त को रखते हैं। तौबा। अच्छा, अब मटन और बीफ खाने का ना अमाइनो एसिड्स और वो सब तो एक अलग बात है। सिलीनियम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गोश्त में प्रेजेंट होता है। सिलीनियम हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं ना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प आउट कर। मिनरल है, विटामिन, मिनरल है। मिनरल। जब आपने इस गोश्त को इतना टाइम फ्रीज किया है ना तो वो सिलीनियम उसमें से ख़त्म हो जाता है। आप वो गोश्त खाओ या ना खाओ, आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल सेम आ रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप उसको इतने लंबे, कुछ हमारे यहाँ जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है स्टोरेज की वो भी बड़ी गलत होती है। चाहे वो चिकन की बात हम कर रहे हैं, मटन की कर रहे हैं, बीफ की कर रहे हैं या फ़िश की कर रहे हैं, आपने जब एक टेम्परेचर से, जब गोश्त होता है वो बहुत गर्म होता है, आपने उसको लाए, उसको रखा, उसको धोया, सारा कुछ किया, उसको ठंडा किया और वो फिर बहुत ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब आप बहुत ठंडा कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत सारे जो है ना हार्मफुल एजेंट्स, हम कहते हैं ना कैंसर पहले तो नहीं होता था, अब बहुत कॉमन हो रहा है। हम खुद उसको बना रहे हैं, लिटरली हम खुद अपनी बॉडीज़ में उसको डेवलप कर रहे हैं। जो ऑयल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसी गोश्त को पकाने के लिए, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जो बीफ स्टेक बनता है उसका एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना वो बहुत ओवर कुक्ड होता है ना वो बहुत अंडर कुक्ड होता है। हम जो बनाते हैं, हमारे जो टिक्के कबाब बन रहे होते हैं वो इतना ओवर कुक्ड होते हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके लिटरली प्रोटीन भी नहीं बना पा रहे होते, इतना ज़्यादा वो हमारी बॉडी में जाके जो है ना वो काम ख़राब कर रहे होते हैं। तो फाइनली आपका मैसेज क्या होगा हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड? फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ खाएं, चिकन भी खाएं, मटन भी खाएं, बीफ भी खाएं, फ़िश भी खाएं, लेकिन डेज डिवाइड कर लें। जैसे हफ्ते में आपने 2 दिन चिकन खा लिया, 2 दिन मटन खा लीजिए, 2 दिन का ब्रेक देके बीफ खा लीजिए,
क्योंकि सब कुछ ने आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक ऐसा एलिमेंट जाके बनाना है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको कंज्यूम नहीं करते तो आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंसीज का शिकार होना शुरू हो जाती है। सब खाएं और हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजारें। क्या बात है। और यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए अपने प्यारे नुमान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कलाम पेश करें और हम उनको सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। और आपका भी भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने, तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरुमा बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने, जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ हमारे वो प्यारे भाई हैं जो कॉलमिस्ट भी हैं, वेरियस न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं और ऐसे ब्रिलियंट आलिम दीन हैं कि हमें गाइड भी करते हैं और साथ साथ हमें सोचने पे मजबूर भी कर देते हैं। मैं बात कर रही हूँ
अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद की। अस्सलामु अलैकुम अलामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है हम जी सबका। शुक्रिया, मेहरबानी। अलामा साहब, आज हमने बात करनी है औलाद की तरबियत की, लेकिन शो का आगाज किया झूठ से। झूठ बोल के नहीं, झूठ टॉपिक था जिसपे हमेशा कोई अच्छी बात, किसी पते की बात से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जब झूठ की भी बात करते हैं तो वो भी औलाद की तरबियत का ही एक हिस्सा है, झूठ ना बोलना, गाइडेंस। हम हमेशा ये बात करते हैं कि माँ बाप के हकूक़, माँ का दर्जा, बाप का दर्जा, लेकिन माँ बाप पे भी तो कुछ फ़राइज़ हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि माँ को उफ तक नहीं कहनी, बाप 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 जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पैरों तले जन्नत है, ये तो अंडरस्टूड बातें हैं। लेकिन औलाद के भी तो कुछ हकूक़ हैं, और जब औलाद के हकूक़ की बात करते हैं तो अच्छी तरबियत हर बच्चे का बुनियादी हक है। आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखें, एक तो कुरान करीम की आयत है कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपनी ज़ात को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम के ईंधन से, आग से बचाओ। तो इसकी तफसीर के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लिमूहुम अद्दिबूहुम, कि उन्हें इल्म सिखाओ, उन्हें अखलाक सिखाओ। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी में रिवायत है कि वालिदैन का इससे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा बच्चों के लिए नहीं हो सकता कि वो बच्चों को अच्छी तरबियत करें। हज़रत अली ने हज़रत हसन बसरी से कहा कि बच्चों की कभी ऐब जोई मत करना, बच्चों की तारीफ़ करो, तफाखुर के लिए नहीं, इसलिए कि उनकी हौसला अफजाई हो। और बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, फरमाते हैं कि 7 साल तक जो बच्चा है, जैसे पौधा होता है ना, जैसे उसकी नशो नुमा होती है, बच्चों की इस अंदाज में आप जो है वो उनकी परवरिश करो। जब 7 साल का बच्चा हो जाए, 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे को ग़ुलाम बनाकर, यानी ग़ुलाम से मुरादी है उसकी तरबियत करो, उसको बार बार बताओ, उसकी इस्लाह करो, उसकी बार बार उसकी ट्रेनिंग करो। और जब वो 14 साल का हो जाए तो उसको बादशाह बना दो और ख़ुद उसके मशीर बन जाओ। मशीर बनाने से ये कि उसको मशवरे दो। और जब वो 21 साल का हो जाए, लास्ट में 21 साल से लेकर फिर मौत तक उसको अपना दोस्त बनाओ। इसमें बहुत बड़ा सबक है। अब अलामा साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, माहिर नफ्सियात आज अब मोर रिसेंटली ये कहते हैं कि बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप होनी होती है वो पहले 5 साल में हो जाती है। बच्चे की बहुत तनकीद नहीं करनी चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको ग्रूम करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बने, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको हैंडल करना चाहिए। वही बात जो मौला अली ने कही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब कि 5 to 7 की एज तक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उसके बाद आपने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है। और एग्जैक्ट यही वाली बात कि बच्चा जब टीन्स में आ जाए तो आपने बच्चे को बड़े तरीके से लेके चलना है, क्योंकि ये वो एज है जब बच्चा बागी हो जाता है अगर उसको गलत तरीके से हैंडल करें। तो इस्लाम तो इतना खूबसूरत और इतना कंप्लीट दीन है कि सिर्फ आपको दीनी तालीम नहीं देता, आपको ज़िंदगी की एक एक पहलू, एक एक एस्पेक्ट के बारे में गाइड करता है, इवन साइकोलॉजी, इवन बच्चों की साइकोलॉजी। देखिए, इसमें बड़ी एक अहम बात है, वो नहजुल बलागा में हज़रत अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्चों की तरबियत कर रहे हो ना, अपने ज़माने के एतबार से ना करो, आने वाला जो ज़माना है, यानी जो बच्चों का ज़माना है, उस एतबार से करो। और हम क्या कहते हैं कि मेरे वाल सब यूँ थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, आप ऐसे हो। तो इस अंदाज में हम बच्चों की जब तरबियत करते हैं तो ये बच्चों की तरबियत सही नहीं होती। अच्छा, हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं वालिदैन के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, वालिदैन के हकूक़। हालांकि कुतुब हदीस के अंदर औलाद के भी हकूक़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे की जब पैदाइश हो खुशी का इजहार करो और फिर उसके अच्छा नाम रखो, अकीका किया जाए, फिर उनकी परवरिश की जाए, उनकी तरबियत की जाए और उनकी तालीम का ख्याल किया जाए। इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम सलासता खिसाल, 3 जो खूबियाँ हैं अपने बच्चों के अंदर भर दो। अल्लाह ताला की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाले अहले बैत हों, सहाबा इकराम हो, मक्का हो, मदीना, हर चीज़ की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और तीसरी चीज़ कहा कि उनको कुरान की तालीम दो।
आज कुरान की जो तालीम है, मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि वालिदैन की पहले तरबियत की जाए, पहले असातिज़ा की तरबियत की जाए, पहले स्कॉलर्स की तरबियत की जाए, ताकि वो आगे तरबियत कर पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए दो सेपरेट बात, इन बातों को अगर आप इजाज़त दे तो मैं सेपरेट करूँगी। आफ्टर ऑल आपकी स्टूडेंट हूँ तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखें, हम बात करते हैं माँ बाप के हकूक़ की, लेकिन पहले हम औलाद के हकूक़ नहीं पूरे करते। जब आप औलाद के हकूक़ पूरे करेंगे तो उनमें एहसास पैदा होगा, तो वो फिर अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे करेंगे। लेकिन माँ बाप जैसे भी हों औलाद ने उफ तक नहीं करनी। अब ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है कि जो माँ बाप बच्चों का नहीं भी ख्याल रखते, नहीं भी तरबियत करते, छोटी सी उम्र पे उनको नौकरियों पे लगा देते हैं कि घर का सिलसिला चलता जाए, ना उनको तालीम दी ना उनकी तरबियत की, वो बच्चे भी, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उनके नेचर का हिस्सा होता है एक बच्चे के कि वो अपने माँ बाप की खिदमत बाय डिफ़ॉल्ट करता ही है। तो ज़र्फ़ हर इंसान का अपना होता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो सोसाइटी क्या, पूरा का पूरा हमारा मुल्क, पूरी दुनिया कैसे संवर जाए। देखिए, मैं वो बात अर्ज कर रहा हूँ, फिर वो मैं हज़रत अली की बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि जब आप बच्चों को इज़्ज़त करेंगे, उनका इकराम करेंगे, बच्चों को इज़्ज़त सिखाओ, उनकी इज़्ज़त करके, उनको इकराम सिखाओ, उनके साथ इज़्ज़त के साथ पेश आकर। यहाँ पे एक रिवायत है हज़रत उम्मे सलमा की, वो रिवायत है कि उसमें हज़रत उमर बिन, उनके जो बेटे थे, छोटे से बच्चे थे, वो ख़ुद बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसी मेरी तरबियत फरमाई, परवरिश भी फरमा रहे थे, तरबियत भी फरमा रहे थे। और बड़ी प्यारी रिवायत है, वो सामने एक बर्तन पड़ा, उसमें खा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को मुखातब कहा, बेटे उमर, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा, दाएं हाथ से खा, सामने से खा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अब देखें, बच्चों की इज़्ज़त अफजाई पे जब बात आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन, उनकी जो किताबत है, जो उसके ऊपर हुजूर से हौसला अफजाई कर रहे हैं। हज़रत हसन वो कुश्ती कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो जब बच्चों की हौसला अफजाई होती है ना, तो बच्चों की तरबियत होती है। हम बच्चों की हौसला शिकनी करते हैं, बच्चों को। आप मेंबर पे बैठे होते थे और आपके ग्रैंडसन्स आके आपके ऊपर, आपकी गोद में चढ़ जाते थे, आपके कंधों पे चढ़ जाते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, और कभी आपने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, कभी माथे पे एक फ्राउन नहीं आया। ये चीजें हैं व्यूअर्स, अगर पैदा कर दिया है और फिर आपकी अगली जनरेशन्स भी आ रही हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, तो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ और बड़ा दिल करके डील करना है। लेकिन ब्रेक के बाद इस टॉपिक की तरफ हम आए, मैं अब इस एंगल को चेंज करने वाली हूँ। उस बच्चे की क्या गलती है जिसकी बचपन में तरबियत भी बहुत बुरी हुई, जिसके सामने माँ बाप ने झूठ भी बोला, चोरियाँ भी की हैं, सारी चीज़ें की। अब जब वो एडल्ट बन जाता है और वो यही अमल करता है, तो क्या रब ताला उस इंसान से नाराज़ होंगे? क्योंकि वो तो वही कर रहा है जो उसने सीखा। तो इस सवाल का मुझे आपसे जवाब चाहिए ब्रेक के बाद। लेकिन जब हमारे मुल्क के इंटरनेशनली मारूफ इतना ब्रिलियंट कवाल ग्रुप हमारे साथ है, शहबाज, फयाज, कवाल, बतूम अली वाले, तो इनसे ही कुछ सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। या मोहम्मद, तेरे जलवों में वो रान आई है, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है खुदा बंदे करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। हमने घबरा के पुकारा जिसको, हमने घबरा के पुकारा है जिसको, हमने घबरा के पुकारा जिसको, हमने घबरा के पुकारा जिसको,
एक नाम, वो है एक नाम प्यारा हमको, वो है एक नाम या रसूल अल्लाह, वो है एक वो मुबय्यन है मुफस्सिर दिल का, वो मुबय्यन है मुफस्सिर दिल का, आप ही का है, आप ही का है सहारा हमको, आप ही का है सहारा मेरे या रसूल अल्लाह, आप हम हैं मोहताज मुतल्लिम तेरे, हम हैं मोहताज मुतल्लिम तेरे, हम हैं मोहताज, हम हैं मोहताज मुतल्लिम तेरे, हम हैं मोहताज मुतल्लिम, तू मुज़क्की है, तू मुज़क्की है निखारा हमको, आका तू मुज़क्की है निखारा, बस तू 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 मुज़क्की है निखारा, वो बहरे बेदाद है तूफ़ान तूफ़ान, बहरे बहरे बेदाद, बहरे बेदाद है तूफान तूफान, बहरे बेदाद है तूफान तूफान, बहरे बेदाद, बहरे बेदाद, बहरे बेदाद है तूफान तूफान, तेरी रहमत है, तेरी रहमत है किनारा हमको, आका तेरी रहमत है किनारा मेरे या रसूल अल्लाह, तेरी रहमत है किनारा हमको, तेरी रहमत है किनारा हमको। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया मेरे प्यारे भाइयों ने। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। दिल खुश हो गया। और फिर ब्रेक में हमने फिर इन्हें कहा कि जी हमें मज़ीद और सुनाएं। तो यही तो होते हैं फिर ट्रू जेन्युइन फैंस के, जान नहीं छोड़ते फिर आपकी हम। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला क्योंकि जारी है और हम औलाद की तरबियत पे बात कर रहे हैं, तो बड़ी दफ़ा मुआशरे में आप लोगों ने भी देखा होगा, अल्लामा साहब आपके पास भी ऐसे मामले आते होंगे कि अब एक बच्चा है, वो एक ऐसी सिचुएशन में बड़ा हुआ है जहाँ पे उसने झूठ भी देखा, चोरी भी देखी, दंगे फसाद भी देखे। अब ये बच्चा जब बड़ा होता है तो उसने तो देखा ही सिर्फ ये है, चाहे वो 21-22 साल का भी हो जाए, बालिग हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया, अब वो भी यही अमल कर रहा है क्योंकि उसने देखा सारी ज़िंदगी। तो क्या ऐसे बंदे की सज़ा बनती है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? देखें जुगन, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वो अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि जो इंसान कोशिश करता है वो वही पा लेता है। लेकिन हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़ है कि हम कोई भी बुराई होती है ना, उसको तकदीर के खाते में डाल देते हैं कि इसके मुकद्दर में लिखा होता था, इसकी तकदीर में है। आप देखें, आप अपने माहौल को और मुआशरे को देखें, आप बच्चों को जो कहेंगे बच्चे कभी भी वो नहीं करेंगे। आपका अपना अमल देखेंगे, बच्चों ने आपके कहने के ऊपर क्यों करना है। जब बच्चे देख रहे हैं कि अब्बू घर में बैठ के कह रहा है कि मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस में बैठ के कह रहा है मैं घर पे हूँ, और जब मियाँ बीवी दोनों बैठ के आपस में झूठ बोल रहे हैं, बच्चे सारा कुछ सुन रहे हैं, ग़िबत कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों की बेस और जो बुनियाद है, देखें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनाब सबसे पहली जो तरबियत गाह होती है, वो परवरिश जहाँ पे हो रही होती है, माँ की गोद होती है, वहाँ पे बच्चे सीख रहे होते हैं। तो जो वालिदैन हैं, जब वो झूठ सिखा रहे होंगे, जब वो बच्चों को ऐसी जो चीज़ें हैं, अच्छा होता क्या है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं
अपने शौहर की तारीफ़ करूँगी। मेरी हमेशा से आदत रही है हमज़ा के सामने हर बात कर देती हूँ, क्योंकि हम साथ ही बड़े हुए हैं, जो मेरा बड़ा बेटा है। तो हुआ ये, मतलब साथ इस तरह से बड़े हुए कि दोस्तों के साथ बडीज़ की तरह बाद में एहसास हुआ कि 1 मिनट अब हसन और नूर की बारी एहसास होता है कि नहीं बच्चे मुख्तलिफ तरीके से पालते हैं, जैसी भी बेवकूफ़। अब मेरी बड़ी बुरी आदत थी कि जब भी कोई बात होती थी ना, स्टाफ ने भी कोई चीज़ की होती थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शुरू होते, मैंने कहा जी फ़लाँ ने ये किया, उसने ये किया, अब ये क्या बात है, ये कोई तरीका है, उसको ये उसको फ़ौरन मुझे फैसल रोक देते थे, कहते थे 1 मिनट हमज़ा बेटा आप बाहर जाओ, मेरी जानी बाहर जाओ। तो मुझे बुरा लगता था, मैं कहती थी बच्चे को क्यों बाहर भेजा, तो वो कहते थे चुगन किसी की बात कर रही हो, अगर शिकायत भी कर रही हो तो उसके सामने तो ना करो, हमें तो पता है कि हमने उस बंदे की इस्लाह करनी है या उससे बात करनी है, जो भी करना है, बच्चे को क्यों वो अथॉरिटी दे रही हो इस तरह की बात सामने करके कि वो अपने से बड़े से जाके गुस्ताखी करे। और बात बिल्कुल सही है, मैं माँ होते हुए मुझे एहसास नहीं था, मेरी मियां ने मुझे एहसास दिलाया। बच्चे को वालिद साहब ने कहा कि बेटे बाहर जाकर कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है, उस बच्चे ने बाहर जाकर कह दिया कि अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर पे नहीं है। यानी अब दूसरी चीज़, स्क्रीन पे हमने देखा कि वालिद साहब जो सिगरेट लगा रहे हैं और उसका जो बेटा है वो अपनी पेंसिल को जो तराशा था उसने वहाँ से माचिस पकड़ी, ऐड बड़ा फेमस हुआ था और उसने वो पेंसिल को लगाना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, एक तो साइड होती है कि बच्चों को हम बिल्कुल उनकी इतनी सख्ती कर देते हैं, इतनी बंदिश कर देते हैं कि वो बेचारे, बल्कि हम बचपन में बच्चों को डराते हैं, ये भूत आ गया, ये जिन आ गया, ये फलां बाबा आ गया, ना करें, बच्चों को नफ्सियाती बीमारियां बहुत सीरियस बन जाती हैं, वो उनके जहन के ऊपर जो वो चीज़ बैठ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि बच्चों की हर जो ख्वाहिश है हम उसको ऐसे देख रहे होते हैं कि वो हम समझते हैं कि बच्चों उसको अपनी ज़रूरत समझने लगते हैं। देखें इस्लाम जो है ना वो एतदाल का दीन है, फितरत जो है वो ये चाहती है बच्चों को तनबीह की जाए, बच्चों की इस्लाह की जाए, उनको डांट डपट भी की जाए, बिल्कुल ऐसी आज़ादी ना दी जाए। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लाहौर में एक बच्चे ने, वालदा उसकी डॉक्टर थी, उसने पबजी को देखते हुए उसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। अच्छा हुआ क्या, बात यह है कि आपके सामने वो फ़िज़ा वाला वाक़या कराची वाला देख लें तो होता क्या है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो जो गेम्स खेल रहे होते हैं, हमारी तवज्जो नहीं होती कि हमारे बच्चे गेम कैसे खेल रहे हैं। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के लिए गेम सेलेक्ट करें, उनके लिए बुक्स देखें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, उनको वीडियो गेम्स मैं नहीं कहती कि ना खेलवाएं, मैं बल्कि कहती हूँ कि उनको बिजी रखने के लिए इंटरेक्टिव चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हज़ारों गेम्स हैं जो एजुकेशनल हैं, हज़ारों गेम्स ऐसी हैं जो दिखने में गेम है लेकिन वो आपके माइंड को, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को बड़ा बेहतर करती हैं। लेकिन खोज करें कि वो कौन सी है। अगर बच्चा कह ही रहा है कि भाई मुझे वीडियो गेम खेलनी है, आप उसको लेके भी देते हैं तो फिर दंगे फसाद, गालियाँ, बदतमीजी, भाई ऐसी गेमें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनमें गंदी गंदी गालियाँ भी हैं। आपको पता है इस बात का? मुझे कैसे पता चला? मेरा बेटा एक दिन किसी से बोरो करके लाया एक गेम, मैं नहीं उसका नाम लूंगी क्योंकि मैं नाम भी नहीं बताना चाहती कि कोई और एक बंदा भी ना खरीद ले उसको। वो उसने लगाई, उसमें दंगे फसाद मार कुटाई। मैंने कहा बेटा ये बंद करो, 1 सेकंड में बंद करो। मैंने कहा क्यों लगाया? मैंने गेम का कवर पकड़ा, उस पर लिखा हुआ 18+। मैंने कहा ये 18 साल से बड़े उम्र की बच्चे की है, आप 13 साल के कहाँ से मिली आपको? उसने कहा फलां दोस्त को। अच्छा फलां दोस्त की अम्मा को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपने जो गेम मेरा बेटा आपके घर से उठा के लाया है, आपको पता है कि उस गेम में होता क्या है? कहती है हाँ वो कोई लड़ाई झगड़े की गेम है। मैंने कहा अगली बार, मैंने कहा मैं गेम आपके घर वापस भिजवा रही हूँ, आपके बेटे ने एक तो मेरे बेटे को दिया, उसे कहें कि ऑन करके आपके सामने खेले। उसका रोते हुए मुझे फ़ोन आया, कहती है तो इतनी गंदी ज़बान इसमें इस्तेमाल हो रही है और गालियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैंने कहा जानी बच्चे को कोई चीज़ लेके देते हो तो चेक तो करो। तो कहते इसको पॉकेट मनी मिली थी अब्बू से अपने, तो इसने जाके ख़रीद ली, मैं समझी कि गेम ही है। तो बात यह है कि अगर बच्चों को चीज़ें देनी है तो फिर जानने के क्या दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं या कोई सीखने की चीज़ दे रहे हैं? देखें वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे ने उस माहौल में वही चीज़ देखी होगी, यकीनन किसी न किसी गेम देखी होगी। देखें मैं जुगन आपको बताऊं, मेरी बेटी आयशा है, वो मेरी बुक्स लाइब्रेरी से निकाल के लाती है और वो पढ़ना शुरू कर देती है। क्यों? उसने घर में लाइब्रेरी देखी है, उसने बुक्स देखी हैं। आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह का वो मारूफ वाक़या है ना कि जब वो सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में जो चोर उनको रोक रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि जनाब तलाशी लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास पैसे हैं, यानी कभी ऐसा भी हुआ है? तो वो डाकू हैरान हो गए कि ये कैसा बच्चा है, खुद बता रहा है कि हमने तलाशी ली है, पैसे नहीं निकाल पाए और ख़ुद कह रहा है कि मेरे पास दिरहम है। तो उन्होंने कहा कि बेटे डाकू जो होते हैं वो जब लूटते हैं तो लोग तो माल बचाते हैं। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। वो सारे के सारे जो डाकू थे वो फौरन उनके ऊपर तौबा तायब हो गए, वो ईमान यानी वो उनकी इस्लाह हो गई।
अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे जब ज़्यादा हों, कभी कभी 6-7 बच्चे भी घर में होते हैं माशाल्लाह से, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, बच्चों में इंसाफ कैसे करें? क्योंकि माँ बाप इससे बड़ा स्ट्रगल करते हैं और बाय डिफॉल्ट, हाय मेरा शहजादा, मेरा बेटा, चल बेटी जा भाई के लिए चाय बना के ले आ। अब बेटा जो है वो छोटा है बहन से, उसको बहन के लिए जाके चाय लानी चाहिए या पानी लाना चाहिए। इस पे मैं बड़े दुख के साथ बात कहना चाहता हूँ कि हम आज जो बच्चों की तालीम होती है ना, तो हम बेटे के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं और वो हम समझ रहे होते हैं कि ये हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर जो लगाएंगे वो कल हमारे घर वापस आएगा, और जो बेटी के ऊपर लगा रहे हैं ये तो आगे जाना, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये जो हम जुल्म करते हैं ना कि बच्चों बेटियों में और बेटों में फ़र्क करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात वो ये हैं। एक साहिब ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, मैं अपने जो सारे बेटे हैं ना, उनमें एक बेटा मेरी खिदमत करता है तो मैं उसको ज़्यादा हिस्सा देना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया क्या कि तुम अल्लाह से ज़्यादा रहमदिल हो, तुम अल्लाह से ज़्यादा रहमदिल बनना चाहते हो, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके तालीमात के मुताबिक चलो। तो आज क्या होता है कि एक बच्चे के साथ ज़्यादा मोहब्बत जब दूसरा बच्चा देखेगा, जब दूसरी बच्ची देखेगी तो क्या होगा, एहसास कमतरी होगी। तो ये नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ मोहब्बत एक जैसी हो, शफकत एक जैसी हो, नरमी एक जैसी हो, डांट डबक एक जैसी हो। आप रूल्स भी एक ही रखे। रूल ये किस किस्म की इंसाफ है कि बच्ची को कहा है कि भाई शाम अंधेरा होने से पहले, मगरिब की अजान से पहले तुम घर के अंदर हो। बेटा जो है वो रात के 2 बजे दंदनाता हुआ घर आ रहे हैं। आई एम सॉरी व्यूअर्स, देखें आप जब ये करते हैं ना, तो फिर आप बेसिकली अपने बच्चों को ये शो कर रहे हैं कि रात के 2 बजे आने खैर है, एज लॉन्ग एज आप मेल है। भाई रात के 2 बजे घर आना कोई टाइम ही नहीं है। मतलब आप अपने बच्चों की तरबियत सही करें। 15-16 साल के लड़के का क्या काम है रात के 2 बजे तक बाहर घूमना? माँ बाप कहते हैं हमसे कंट्रोल नहीं होता। देखिए, मैं आपको हज़रत हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात बताता हूँ कि उनके पास एक बोरी भरी हुई थी दिरहम दिनार से, तो उन्होंने वो सारी की सारी बोरी जो थी वो सदका और खैरात कर दी। क्यों सदका और खैरात की? कि उन्होंने अपनी माँ को देखा, अपने वालिद को देखा, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। वो इन कुरानी आयात का मिसदाक थे। जब वो देखते थे कि हमारे वालिदैन जो है वो इसार करते हैं, वो सदका खैरात करते हैं, तो बच्चों में वो सिफ़ात खुद ब खुद आती हैं। तो आज अगर वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, और यही जो बच्चे हैं कल जाकर फिर इन्होंने वालिदैन बनना है, तो आज इनकी परवरिश भी करें और परवरिश के साथ साथ तरबियत करें। आज बच्चों की परवरिश तो हो रही है, तरबियत नहीं हो रही। भाई परवरिश इसलिए हो रही है क्योंकि आपने बेसिकली उनको स्ट्रेट ए स्टूडेंट बनाना है। किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि भाई जो आखिरत में स्ट्रेट ए स्टूडेंट होगा वो आगे निकलेगा। आप कितने भी नंबर कर लें, और बाय द वे व्यूअर्स, हर बच्चा एकेडमिक नहीं होता, हर बंदे में अपना एक पोटेंशियल होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों में एप्टीट्यूड होता है रियल एस्टेट का। अब जरूरी नहीं है तो कि वही बात स्ट्रेट ए के स्टूडेंट्स हो। देखें, वही बात जो हज़रत अली ने फरमाई कि बच्चों की तरबियत करते हुए अपने ज़माने को याद मत करो कि हम ऐसे थे ऐसे थे। वो उनकी तरबियत करते हुए उनके ज़माने को देखो, बिल्कुल आने वाला जो वक्त है उसके मुताबिक उनकी तरबियत करो। अब देखें, ये बात उन्होंने 14 साल पहले फरमाई है, और आज किस तरह ये हमारे लिए एक नमूना है, उसवा हसन है उनका, यानी कि हम हमारे लिए ये एक रोल मॉडल हैं वो शख्सियात, हम उनको देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आप जब भी आते हैं बड़े प्यारे अंदाज में गाइड करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बेटी का एग्जाम्पल भी दिया। जी जी। और बात यह है कि व्यूअर्स, बेटी हो या बेटा, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को पैदा करके उनके सिर पे कोई एहसान किया है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाज के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। कितने लोग हैं जो साहिब औलाद नहीं है, तरसते फिर रहे हैं, रोते हैं, पिटते हैं, अल्लाह के सामने मिन्नतें तरले करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है और आपकी दिल की इस ख्वाहिश को पूरा किया है कि आप माँ बन गए, आप बाप बन गए, तो व्यूअर्स फिर उन बच्चों का ख्याल भी रखें, उनकी तरबियत 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 और तालीम पे तवज्जो दें। तरबियत 3 बार तो तालीम 1 दफ़ा। खुदारा प्लीज़, ये बच्चे कल को हमारे मुल्क को कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ाएंगे, हमें कामयाबी की तरफ गामज़न करेंगे, और वो सिर्फ तब कर पाएंगे जब हम माँ बाप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे। और बाय द वे, मैं भी कंसिस्टेंटली अपनी इस्लाह कर रही हूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं कहती कि मैं अच्छी माँ हूँ। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि कहीं से
कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि मेरे बच्चे कल को कहें कि मेरी माँ एक अच्छी औरत थी और हम उसने हमारी अच्छी तरबियत की। तो हम सब ने अपनी इस्लाह करनी है और अपने आप को एक अच्छा पेरेंट भी बनाना है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ। अब बढ़ते हैं कलाम की तरफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। ज़िंदगी रही तो व्यूअर्स कल फिर मुलाकात होगी। कलाम सुनते हुए शो को क्लोज करते हैं। जी प्यारे भाई। देखा जो दरे यार पे हंगामा है बाबा, जांबाजों का झुरमट दिल अफगारों का मेला। कोई था बेदल कोई था बेजा, कोई सकता कोई जिगर थाम के करता था ये नाला। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाना। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही वो दिल है जहाँ तू समा सके। आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना, आदिल में तुझे रख। जिस जा नज़र आते हो सजदे वही करता हूँ, जिस जा नज़र आते हो सजदे वही करता हूँ। इससे नहीं कुछ मतलब, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुत खाना, इससे नहीं कुछ मतलब, काबा हो या बुत खाना। जी चाहता है तो बेजू में उड़े आंखें, जी चाहता है तो बेजू में आंखें, जी चाहता है तो बेजू में उड़े आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, ओ दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। बस इतना करम करना है चश्मे करीमाना, इतना करम करना
तुम सामने आ जाना, जब जाने लगो पे हो, वो जब जान